बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 6 जुलाई 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। जी हाँ, पूरे बिहार की खबरों को, बिहार के किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में केडीबी लाइव ऐप में देख सकते हैं। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं आप। चलिए बात करते हैं आप विस्तार से आज की खबरों की। आज सबसे पहले बात करेंगे कि लालू प्रसाद यादव ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, दावा कर दिया है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि दिल्ली में मोदी सरकार बहुत कमजोर है, अगस्त तक ये सरकार गिर सकती है। इसको देखते हुए सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से मेरा कहना है कि वे चुनाव के लिए तैयार रहें, क्योंकि चुनाव कभी भी हो सकता है। जी हाँ, आरजेडी के स्थापना दिवस के समारोह में तेजस्वी यादव ने बीजेपी और नीतीश कुमार पर जम करके हमला बोला और उन्होंने कहा है कि सत्ता के लालच में जेडीयू ने अपनी विचारधारा से समझौता कर लिया है। आरजेडी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने ना तो कभी समझौता किया और ना ही बीजेपी के सामने में घुटने टेके। तेजस्वी यादव ने कहा कि सत्ता में होना सबसे बड़ी बात नहीं है, जहाँ हम गरीबों और फिर वंचितों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में हमारा वोट शेयर 9% बढ़ा है, जबकि एनडीए का वोट शेयर 6% कम हुआ है। जो आरजेडी ने 4 सीटें जीती है, हम और भी जीत सकते थे। हालांकि हमारे गठबंधन ने इस चुनाव में 9 सीटें जीती है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। करीब 20 दिन के अंदर 1 दर्जन से अधिक पुल गिर चुके हैं, कई रेल दुर्घटनाएं हो चुकी है, बिहार में अपराध चरम पर है, जब पेपर लीक हो रहा है। इन सब के बावजूद भी डबल इंजन सरकार के लोग इस पर बोलने को तैयार नहीं है। ये कहना है तेजस्वी यादव का। बिहार में पुल गिरने के मामले में बिहार सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में कुल 15 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया है। जी हाँ, वहीं पर 2 इंजीनियर से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जिन इंजीनियरों को सस्पेंड किया गया है उसमें ग्रामीण कार्य विभाग के 4 और जल संसाधन विभाग के 11 इंजीनियर शामिल है। 2 कार्यपालक अभियंता, 4 सहायक अभियंता, 2 कनीय अभियंता समेत 15 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया गया है। जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि हाल ही में बिहार में 9 पुल ध्वस्त हुए हैं, जिसमें से 6 पुल पुराने थे। मेंटेनेंस के अभाव में इन पुलों के ध्वस्त होने की बात सामने आई है। सभी 6 पुल गंडक छारी योजना से बना था, जहां वहीं पर नदी की उराही करने वाली मातेश्वरी कंस्ट्रक्शन कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। इस कंपनी को अब काम नहीं दिया जाएगा। वहीं पर ध्वस्त पुलों का निर्माण उराही में लगे ठेकेदार करेंगे। दोस्तों आज के समय में खाने पीने की चीज़ों में मिलावट एक गंभीर समस्या बन गई है। क्या खाए इंसान, क्या पिए, समझ में नहीं आता है, क्योंकि बाजार में खाने पीने की कुछ भी सामान खरीदने जाए तो हर चीज डुप्लीकेट मिल रही है। जब पता ही नहीं चलता है कि आखिर ये सामान डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है, जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज रहते हैं और वे सामान घर ले आते हैं, चाहे वो डुप्लीकेट हो या फिर ओरिजिनल हो, पता नहीं चलता है और वो खा लेते हैं। नतीजा ये होता है कि ये इसके कारण सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे ही एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो है सेब का, जो लाल रंग करता हुआ नजर आ रहा है, जब सेब में रंग करता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो देख करके लोगों के मन में फलों और फिर सब्जियों की शुद्धता को लेकर के चिंता बढ़ गई है। वायरल वीडियो का विवरण वीडियो में देखा गया है कि एक दुकानदार बेरंग सेब को, यानी कि सफेद सेब को लाल रंग घुले पानी में डुबो करके ब्रश की मदद से रंग रहा है। ये दृश्य देख करके साफ पता चलता है कि ये सेब प्राकृतिक रूप से लाल नहीं है, बल्कि उन्हें अधिक आकर्षक दिखाने के लिए रंगा जा रहा है। जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सेब को लाल रंग से पोताई किया जा रहा है, रंगाई किया जा रहा है। अब आप सोचिए इस तरह की फल सब्जी खाने से आपके सेहत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। जी हाँ, ये वीडियो इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया है। वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है कि ये स्थिति है मार्केट की, किसी पर विश्वास करने लायक नहीं है। बाजार से फल खरीदते हैं तो फिर देख करके खरीदिए किस तरह से कलर कर रहा है, आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया वीडियो वायरल होने के बाद से इसे 12,000 से अधिक लोगों ने देख लिया है। कई यूजर्स ने पोस्ट पर कमेंट करते हुए अपने विचार भी शेयर किए हैं। एक यूजर ने लिखा है कि बहुत ही खतरनाक है भाई, बहुत ही खतरनाक काम हो रहा है आजकल। वहीं पर दूसरे यूजर ने कमेंट किया कि बड़ा ही डरावना है ये, अब तो मार्केट से कुछ भी खरीदने का मन नहीं करता है। एक अन्य यूजर ने टिप्पणी की है और कहा कि वायरल वीडियो के बाद भी इन लोगों पर कार्रवाई नहीं हो पाती है, लोगों के हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वहीं पर चौथे यूजर ने कमेंट में लिखा कि आजकल किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, पता नहीं क्या लोग क्या करते हैं, किस चीज को क्या बना देते हैं। दोस्तों शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव यानी कि ACS
ये सिद्धार्थ के बारे में आप जानते हैं। ये सिद्धार्थ देखने में कड़क मिजाज का तो नहीं है के पाठक के जैसा, लेकिन उसके अंदर सादगी है और बिल्कुल अंदाज अलग है, निराला है, जुदा है। जैसे कि आपको पता है कि के पाठक कड़क मिजाज के हैं और शिक्षा विभाग को सुधारने के लिए तरह तरह के जतन किए और शिक्षकों बच्चों को परेशान कर दिए। वहीं पर एसीएस के पाठक जब शिक्षा विभाग की कमान संभाले तो एसीएस सिद्धार्थ उतने कड़क मिजाज के तो नहीं है, बिल्कुल सरल और अलग अंदाज के लिए जाना जाता है। हम आपको भी इसके बारे में बताएंगे, यानी कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ के बारे में बताएंगे। अभी आपको बता दें कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ 1991 बेंच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। या उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली से सूचना प्रौद्योगिकी में डॉक्टरेट की डिग्री यानी कि पीएचडी की है। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली 1987 से कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग में स्नातक यानी कि बीटेक किया है। जब भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद 1989 से एमबीए भी किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में उन्होंने अपनी दूसरी पीएचडी भी की है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ की बात की जाए तो वे अभी कैबिनेट सचिव हैं, जहां शिक्षा के अपर मुख्य सचिव भी हैं। इसके साथ ही साथ कई अतिरिक्त प्रभार भी उनके पास हैं। वे एलन मिश्रा आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान के निदेशक भी रहे हैं। डॉक्टर एस सिद्धार्थ के पास कई डिग्रियां हैं, जब एक प्रशिक्षु पायलट भी रहे। फ्लाइट उड़ाते हुए कई वीडियो और फिर फोटो भी उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्हें फोटोग्राफी और फिर पेंटिंग का भी काफ़ी शौक है, जहाँ कई बार वे सड़कों पर अकेले घूमते हुए भी नजर आए, जब पत्नी के साथ बुलेट पर भी घूमने निकल जाते हैं। फुटपाथ पर सेविंग और फिर रिक्शा की सवारी कर चुके हैं। रोड पर सब्जी भी खरीदते दिखे हैं। छठ में ठेकुआ भी बनाते हैं। इसकी तस्वीरें भी वायरल हो चुकी है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने अपने 29 साल के अधिक के लंबे कैरियर में मुजफ्फरपुर, भोजपुर, औरंगाबाद और लोहरदगा के डीएम के रूप में काम कर चुके हैं। उन्होंने भारत सरकार में भी उद्योग मंत्रालय के निदेशक के रूप में कार्य किया है। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि 15 अगस्त के बाद बिहार यात्रा पर निकलेंगे। इस यात्रा के दौरान उनकी योजना प्रत्येक विधानसभा पहुंचने की है। तेजस्वी यादव ने पार्टी के नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं को लोगों के बीच रहने का संदेश देते हुए कहा कि लोगों के दुख में हमेशा साथ खड़ा रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी थी। इस लोकसभा चुनाव में भी राजद ने 4 सीट पर जीत दर्ज की है। जहां अगला बिहार विधानसभा चुनाव इस साल दिसंबर में हो जाए या फिर अगले साल हो, राजद के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने भाजपा और जेडीयू पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की जनता इनसे उब चुकी है। अब आज महंगाई चरम सीमा पर है, पुल गिर रहे हैं, कानून व्यवस्था की हालात बद से बदतर है, पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। यह राजद जो कहती है वह करती है। राजद ने कभी अपनी विचारधारा नहीं बदली है। जब सभी दलों ने भाजपा से समझौता किया है। राजद अब माई के साथ बाप की भी पार्टी है। उन्होंने कहा है कि राजद को जब सरकार में आने का मौका मिला तो फिर वादे के मुताबिक जातिगत जनगणना कराई, आरक्षण बढ़ाने का काम किया, लेकिन जब भाजपा सरकार में आई तो फिर उसे रोकने का काम किया। दोस्तों, बिहार में 12 पुल ढहने की वजह पता चल गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि पिछले 17 दिनों में बिहार में कम से कम 12 पुल ढह गए हैं। सिवान, सारण, मधुबनी, अररिया, पूर्वी चंपारण और किशनगंज में पुल गिरने की घटनाएं रिपोर्ट की गई है। जब विपक्ष ने नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ प्रत्यंज मोर्चा खोल दिया, वहीं पर बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और फिर रखरखाव को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय मंत्री और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इस घटना के लिए मानसून को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा है कि मानसून का समय है तो बारिश बहुत हो रही है, इसलिए पुल गिर रहे हैं, यही वजह से पुल ढह रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी जांच के प्रति बेहद संवेदनशील है। उन्होंने कल ही एक बैठक की और फिर सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार में लगातार पुलों के ध्वस्त होने को लेकर के पक्ष और फिर विपक्ष के बीच जारी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता जा रहा है। एक तरफ जहां पर सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के द्वारा राजद को दोषी करार दिया जा रहा है, तो वहीं पर दूसरी तरफ से राजद ने इसका ठिकरा जदयू पर फोड़ दिया है। राजद के स्थापना दिवस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को नीतीश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हम लोग जब सरकार में थे तब सिर्फ टेंडर फाइनल हुआ था, लेकिन जो लोग पिछले 18 साल से सरकार में हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि किस प्रकार का काम हुआ है कि आए दिन पुल गिर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में लगातार पुल गिर रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, जहाँ ये सब डबल इंजन की सरकार में हो रहा है जो भ्रष्टाचार करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से लेकर के अब तक ग्रामीण कार्य विभाग सिर्फ और सिर्फ 18 महीने को छोड़ दें तो फिर जदयू के पास ही रहा है। 6 से 8 महीने तो विभाग में पैसे लाने में लग गए। अब तक तो हम लोगों ने सिर्फ पुल पास किया था। वे पुल या तो बनने शुरू होंगे या फिर टेंडर की प्रक्रिया चल रही होगी, लेकिन 18 महीने
रहने के अलावा 17 से 18 साल तक ये विभाग जदयू के पास रहा। जो पुल गिर रहे हैं वे जदयू के समय का ही है। यह तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में पुल गिर रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, बिहार में लगातार अपराध की घटनाएं हो रही है, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। ऐसी डबल इंजन की सरकार जो भ्रष्टाचार में लिप्त है वे कुछ नहीं बोल पा रहे हैं और ना ही पुलों की गिरने की कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। देखो गजब खेल डबल इंजन सरकार का, एक इंजन भ्रष्टाचार तो दूसरा इंजन अपराध में लगा हुआ है। और जिन लोगों के कार्यकाल में पुल गिरा, आने वाले समय में बिहार की जनता उनको सत्ता में लौटने नहीं देगी। दोस्तों, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बड़ा पलटवार जारी किया है। जी हाँ, हमला बोला है। सम्राट चौधरी को घेरते हुए प्रशांत किशोर ने चौंकाने वाला दावा किया और कहा है कि बिहार में उप मुख्यमंत्री बने रहने के लिए सम्राट चौधरी ने अपनी गर्दन कटवा दी है। यह प्रशांत किशोर ने अररिया में कहा कि आप जिस नेता की बात कर रहे हैं उन्होंने एक मुरेठा बांधा था जिनका नाम सम्राट चौधरी है। आज से कुछ महीने पहले उन्होंने कहा था कि मैं जब नीतीश कुमार को पद से हटा दूंगा तब जाकर के मैं मुरेठा खोलूंगा। बीते दिन जाकर के उप मुख्यमंत्री बनने की लालच में अपना सिर और फिर मुरेठा दोनों को कुर्बान कर दिया। सम्राट चौधरी का तो एक ही लक्ष्य था, नीतीश कुमार को हराना, मगर देखिए अब उनका लक्ष्य सिर्फ उप मुख्यमंत्री बने रहना है। जब प्रशांत किशोर ने परिवारवाद को लेकर के बीजेपी को घेरा, उन्होंने कहा कि बिहार में सम्राट चौधरी कोई नए नेता नहीं है, पिछले मंत्रिमंडल में भी मंत्री थे, कौन सा उन्होंने तोप मार दिया था। बीजेपी वाले बड़ी बात करते हैं परिवारवाद की, आप हमें बताएं कि कौन है सम्राट चौधरी। जवाब में खुद ही प्रशांत किशोर ने कहा कि शकुनी चौधरी के लड़के हैं, लालू यादव की सरकार में मंत्री थे, नीतीश कुमार की भी सरकार में मंत्री थे, जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री थे बने तब भी वे मंत्री बने। सम्राट चौधरी आसमान से अवतारित नहीं हुए हैं, वे शकुनी चौधरी की बेटे हैं, जो कि शकुनी चौधरी बीजेपी के खिलाफ थे। प्रशांत किशोर ने आगे कहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका सबसे बड़ा खामियाजा नीतीश कुमार को ही होगा। राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार पहले से ही मरे हुए सांप है, उनको जो भी कुछ गले में डालेगा वो बैठ जाएगा। नीतीश कुमार तो खुद डूबे हुए हैं, जो उनके साथ जाएगा वो भी डूब जाएगा। बिहार में लगातार गिर रहे पुल पुलियाओं में अब गिरने की घटनाएं नहीं होगी। जी हाँ, हम आपको अभी बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों, क्योंकि सरकार बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। जी हाँ, बिहार में लगातार पुल पुलियों के गिरने की घटनाएं हो रही है। बारिश के समय में सीवान, सारण समेत कई जिलों में ये खबरें आई कि मिट्टी के कटाव से कहीं पिलर गिर गए तो फिर कहीं पुल पानी में समा गया। जब पुल पुलियों में क्षतिग्रस्त होने की घटनाओं के बाद अब नीतीश सरकार सजग हो गई है। ग्रामीण कार्य विभाग पुलों के रखरखाव के लिए पथ निर्माण विभाग की तरह मेंटेनेंस पॉलिसी बनाएगी। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लेकर के अधिकारियों को निर्देश भी दे दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पथों एवं पुलों के रखरखाव को लेकर के समीक्षा बैठक की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि लोगों को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए बड़ी संख्या में पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया है। जहां हम लोगों का उद्देश्य सिर्फ बेहतर सड़क और पुलों का निर्माण करना ही नहीं है, बल्कि इसका बेहतर रखरखाव करना भी है। यह हम लोगों ने निर्णय लिया था कि पुलों के रखरखाव के लिए मेंटेनेंस पॉलिसी बनाई जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्रामीण कार्य विभाग को भी पथ निर्माण विभाग के मेंटेनेंस पॉलिसी के अनुरूप जल्द ही नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग पुलों के रखरखाव के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करके सभी पुलों का नियमित निरीक्षण कराएं। उन्होंने पथ निर्माण विभाग और फिर ग्रामीण कार्य विभाग को पथों एवं पुलों के रखरखाव को लेकर के सतर्क रहने और फिर लगातार निगरानी करते रहने के भी निर्देश दिए हैं। यह कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता बरतने की पर जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। अगर आप भी बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो अब आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब आप ड्रोन उड़ा करके भी पैसे कमा सकते हैं। ड्रोन उड़ा करके, जी हाँ, ड्रोन पायलट बन करके आप पैसे कमा सकते हैं। ये बैठे बैठे नौकरी है। अगर आप इसके बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो हम आपको भी बता रहे हैं विस्तार से। आपको बता दें कि आज के समय में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है वैसे ही लोगों को पैसे कमाने के नए अवसर भी खुल रहे हैं। अगर हम आज से कुछ समय पहले ये कहते कि आप ड्रोन उड़ा करके पैसे कमा सकते हैं तो फिर शायद लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते। जब देश भर में ड्रोन को चलाने के लिए ट्रेनिंग देने वाली संस्था खुल रहे हैं, जहां पर लोगों को 2 किलो, 25 किलो और उससे ज्यादा भार वाले ड्रोन को उड़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस समय यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समेत तमाम देशों में कमर्शियल तौर पर ट्रेंड ड्रोन पायलट की मांग तेजी से बढ़ रही है। यह सरकार भी देश में ड्रोन ट्रेनिंग प्रोग्राम को बढ़ावा दे रही है। इसी कड़ी में
स्किल इंडिया डिजिटल हब प्लेटफॉर्म को बनाया गया है। वहीं पर राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी कि NSDC के CEO मनीष त्रिपाठी ने बताया है कि देश भर में ड्रोन इंडस्ट्री लगातार बढ़ रही है, जहां सर्विलेंस, खेती, आपदाओं समेत अलग अलग कामों में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जहाँ ऐसे में बड़े पैमाने पर ट्रेंड ड्रोन चलाने वाले पायलट की ज़रूरत पड़ती है। ड्रोन पायलट बनने के लिए शख्स को सिर्फ 10वीं पास होनी चाहिए। कमर्शियल तौर पर ड्रोन पायलट बनने के बाद देश विदेश में आपको 20,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपए तक महीने कमा सकते हैं। ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग हासिल करने के बाद आपको महानिदेशालय यानी कि DGCA से सर्टिफिकेट लेना होगा। इसके बाद आप कमर्शियल ड्रोन पायलट बन पाएंगे। दोस्तों, पूर्णिया रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर के इस बार JDU और RJD के लिए नाक की लड़ाई बन गई। इस उपचुनाव को जीतने के लिए दोनों पार्टी गुप्त रणनीति बना रही है। इसी क्रम में JDU ने भी प्लान B बना लिया है, जो कि बीमा भारती पर भारी पड़ सकता है। हालांकि बीमा भारती ने भी पप्पू यादव से मुलाकात करके अपनी चुनौती बढ़ा दी है। JDU के प्लान B के तहत पार्टी जनसंपर्क अभियान चलाएगी, जिसके तहत कई गाँव में बड़े से लेकर के छोटे स्तर के नेताओं लोगों से संपर्क करेंगी। वहीं पर इस दौरान लोगों की समस्या भी सुनी जाएगी। ये जानकारी पूर्णिया जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हसमत उर्फ राही ने बताया है कि आगामी 5 जुलाई को जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशरफ हुसैन, मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम परवेज और बाकी कई सारे वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हाथरस हादसे के पीड़ितों से मुलाकात की। जब परिजन उनके गले से लिपट करके रोए, एक बच्ची फपक पड़ी। जब राहुल गांधी ने उसे संभाला और गले लगाया, कहा कि बिल्कुल भी टेंशन ना लो, हम आपके साथ हैं, आप सभी मेरा परिवार है, हम इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। इस दौरान राहुल गांधी जमीन पर बैठ करके पीड़ित परिवार से बातचीत करते हुए नजर आए। पीड़ितों ने साफ कहा है कि प्रशासन की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। जब राहुल गांधी शुक्रवार को 5:40 से दिल्ली से रवाना हुए, जहां बाई रोड 7 बजे अलीगढ़ के पिलखना गांव पहुंचे, जहां हादसे में यहां की मंजू देवी और उनके बेटे की जान चली गई थी। राहुल गांधी ने उनके परिवार से हादसे की जानकारी ली। मंजू देवी की बेटी ने बताया है कि राहुल सर ने कहा कि पार्टी के लोग आपकी मदद करेंगे, जब टेंशन ना लो। अलीगढ़ में राहुल गांधी करीब 1 घंटे तक रहे, जब यहाँ 3 पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इसके बाद सुबह 9 बजे हाथरस पहुंचे। यहाँ पर ग्रीन पार्क में हाथरस हादसे के 4 पीड़ित परिवार से मुलाकात की। राहुल गांधी हाथरस में 1.5 घंटे रहे। भारतीय क्रिकेटर और बिहार के लाल ईशान किशन गुरुवार को एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे थे, जहां उनके साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा भी मौके पर मौजूद थी। मीडिया के सामने कई बातें कही। इंडिया की वर्ल्ड कप जीत करके उन्होंने कहा कि उनकी आंखों में आंसू आ गए थे जब उन्हें फाइनली पता चला है कि हम जीत गए हैं। इसके अलावा ईशान किशन ने यह भी बताया है कि वे जल्द ही पटना में एक स्पोर्ट एकेडमी भी खोलने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि मैं जब भी पटना आता हूँ तो फिर बहुत खुश रहता हूँ, जब मुझे घर का खाना, अपने लोगों से मिलने का मौका मिलता है। ये सभी लोग मुझे बचपन से देख रहे हैं और फिर फैंस मुझे दिल से सपोर्ट करते हैं। इन सभी लोगों से मिलना मुझे बहुत पसंद है। मुझे पटना आकर के बहुत खुशी होती है। उनसे सवाल किया गया है कि भारत के इस वर्ल्ड कप जीत पर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई है, जो हम सभी लोग इतने दिनों से चाहते थे। कुछ चीज़ें शुरुआत में गलत हुई, पर जिस तरह से पूरी टीम ने खेला है वह तारीफ़ के लायक है। जब सबका उसमें हिस्सा था, पूरी टीम ने अच्छा खेला और फिर हम लोग वर्ल्ड कप जीत गए। जब मैं टीम के हर मेंबर को पटना वासियों की ओर से बधाई देता हूं, जहां ये हम सभी के लिए खुशी का क्षण है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी अब फेरबदल के तैयारी में शुरू हो गई है। वो भी बिहार में, वो भी फेरबदल प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के होने वाली है, यही माना जा रहा है। आपको बता दो कि पार्टी बिहार में अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल सकती है। इसके 2 कारण माना जा रहा है। पहला कारण यह है कि सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष के साथ बिहार के डिप्टी CM भी है। एक व्यक्ति एक पद के नियम के अनुसार उनका इस्तीफा तय माना जा रहा है। जब फरवरी में उनके इस्तीफे की चर्चा थी, लेकिन चुनाव के कारण फेरबदल का जोखिम पार्टी ने नहीं लिया। अब चुनाव जीत जाने के बाद एक बार फिर से इस बात की चर्चा तेज हो गई है। दूसरा कारण यह है कि सम्राट चौधरी के प्रदर्शन को लेकर भी माना जा रहा है। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में पार्टी का लोकसभा चुनाव में 10 साल में सबसे खराब प्रदर्शन रहा, जब पार्टी की सीटें कम होने के साथ ही वोट शेयर भी खिसका है। जिस कुशवाहा वोटर्स को लुभाने के लिए पार्टी ने उन्हें ये जिम्मेदारी दी थी, उसमें वह पूरी फेल हो गई है। जब वहीं पर दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव एनडीए के एक कोर वोट बैंक में सेंधमारी करने में सफल रहे। यही कारण है कि चुनाव के तुरंत के बाद बीजेपी का एक बड़ा धड़ा अब सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सवाल खड़ा कर रहे हैं।
अब बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा पटना पहुंची। एक प्राइवेट कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम में पटना पहुंची थी। यहाँ पर उन्हें देखने के लिए फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी। जब फैंस की भीड़ देख करके नुसरत गदगद हो गई। जब उन्होंने एक चैनल से बातचीत करते हुए कई बातें कही है। उन्होंने कहा कि बिहार की जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है वो यहाँ के लोग हैं। उनसे सवाल किया गया है कि आप इससे पहले भी पटना आ चुके हैं, आज फिर यहाँ पर आने का मौका मिला है, तो फिर बिहार की कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? तो उन्होंने कहा कि मुझे बिहार के लोग काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये बात मैं 100% कह सकती हूँ, क्योंकि एयरपोर्ट पर आते ही इतने लोग मौजूद रहते हैं। उन्हें याद रहता है कि मैं पहले कब आई थी और फिर अब कितने दिन बाद आई हूँ। हमारे लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि ऑडियंस हमें याद रखती है और दोबारा आने पर उतनी ही प्यार देती है। जितने भी एक्सपर्ट के साथ काम किए हैं उनमें किसके साथ काम करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया और फिर किससे सबसे ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली? तो जवाब में उन्होंने कहा है कि सीखने का मुझे हर एक्टर के साथ मिला है। सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे रणबीर कपूर के साथ आया। मैंने तू झूठी मैं मक्कार फिल्म में कैमियो रोल किया, जब उसके साथ 4 दिन फिल्म में काम करने का मौका मिला। जब इस दौरान मुझे बहुत मज़ा आया। उनसे सवाल किया गया है कि आगे आप किस एक्टर के साथ काम करना चाहेंगी? तो उन्होंने कहा है कि मैं सबके साथ काम करना चाहूँगी। ऐसा कोई एक इंसान मैं चुन नहीं सकती हूँ, क्योंकि सभी बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। जब मेरा मन करता है कि मैं सबके साथ काम करूँ। बड़ी खबर बिहार के नालंदा से सामने आ रही है, जहां पर एक बीड़ी फैक्ट्री में आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग लगी कि इस घटना में 10 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। यह घटना सिलाव थाना क्षेत्र के हैदरगंज कराव स्थित SK बीड़ी फैक्ट्री की है। दरअसल छोटी सी चिंगारी ने पूरे फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया है और फिर पूरी फैक्ट्री धधक उठी। धुएं का गुबार और आग की लपटें देख करके आसपास के लोगों में हरकत मच गया है। आसपास के लोगों के द्वारा आग लगी की सूचना दमकल विभाग को दिया गया। यह सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग के पदाधिकारी 4 गाड़ियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घंटों कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक लाखों की संपत्ति जलकर के राख हो चुकी थी। फैक्ट्री के स्टाफ ने बताया कि भट्टी से निकली चिंगारी और फैक्ट्री में रखा तैयार माल उसकी चपेट में आ गया और लाखों की संपत्ति जल गई। गनीमत की बात यह रही कि हादसे में कोई भी मजदूर हताहत नहीं हुआ। सभी मजदूर खाना खाने के लिए गए थे और हादसे के वक्त 2-3 लोग ही थे, वो भी फैक्ट्री के बाहर थे। वहीं पर फायर ब्रिगेड और कर्मियों का कहना है कि अगर फैक्ट्री में अग्निशमन यंत्र होता तो फिर नुकसान से बचा जा सकता था। फैक्ट्री मालिक द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कोई भी पुख्ता इंतजाम उपाय नहीं किया गया था। T20 वर्ल्ड कप 2024 जीत का जश्न 4 जुलाई को मुंबई में जोरों शोरों से मनाया गया, जब मरीन ड्राइव पर टीम इंडिया की फैक्ट्री परेड पर मुंबई वासियों ने जम करके लुत्फ उठाया। इसके बाद भारतीय टीम वानखेड़े स्टेडियम पहुंची, जहां सभी खिलाड़ियों को 125 करोड़ के चेक के साथ सम्मानित किया गया। इस दौरान खिलाड़ियों ने एक साथ ट्रॉफी उठा करके एक बार फिर से इसे जीत का जश्न मनाया। सम्मान समारोह खत्म होने के बाद भारतीय खिलाड़ी स्टेडियम का चक्कर लगा रहे थे और वहां आए फैंस को इस सम्मान के लिए धन्यवाद कह रहे थे। तभी अचानक पूरा स्टेडियम माँ तुझे सलाम गाने की गूंज में झूम उठा। इस घटना का वीडियो देख करके आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जब BCI ने इस खास पल का वीडियो भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। वीडियो में देखने को मिल रहा है कि ट्रॉफी कुलदीप यादव के हाथ में है, वहीं विराट कोहली ने तिरंगा अपने कंधों पर डाला हुआ है। इस दौरान रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और टीम के अन्य खिलाड़ी भी काफी जोश में दिखाई दे रहे हैं। आप भी जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, आपको बता दें कि टीम इंडिया ने 29 जून को T20 वर्ल्ड कप 2024 के खिताबी मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 7 रनों से हरा करके दूसरी बार इस ट्रॉफी को अपने नाम किया है। टीम को तय शेड्यूल के अनुसार 1 जुलाई को ही भारत आना था। बारबाडोस में आए तूफान के चलते भारतीय टीम 2 दिन वहां पर फंसी रही। दोस्तों, बिहार में महागठबंधन की सरकार में पारित हुआ करीब 4400 करोड़ का टेंडर बीजेपी की NDA सरकार में रद्द कर दिया गया है। जहां नीतीश कुमार ने राजद कार्यकाल में किए गए टेंडरों पर हथौड़ा चलाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि बिहार में PhD विभाग में राजद के कार्यकाल में किए गए टेंडर पर NDA सरकार ने हथौड़ा चलाना शुरू किया है। इसी कड़ी में PhD मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने कहा कि पुराने टेंडर को रद्द कर दिया गया है। अब तक कुल लगभग 44 करोड़ का टेंडर रद्द कर दिया गया है। जी हाँ, उसको नए तरीके से किया जाएगा। विभाग नई तकनीक के साथ लेकर के काम करेगी। उन्होंने कहा कि जल की बर्बादी को रोकने के लिए खराब नल और पुराने नलों को नई तकनीक से बदला जाएगा, जिससे पानी खुद बंद हो जाए। जहाँ बबलू ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हर घर में
नल का जल पहुंचे। जल की समस्या को देखते हुए स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि कहीं पानी को लेकर के भी किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। उन्होंने कहा है कि इस साल के लिए 4000 चापाकल लगाने का लक्ष्य है, जब 1500 चापाकल अभी तक लगाए जा चुके हैं और कुछ दिनों में सभी चापाकल लगा दिए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि जल की समस्या को दूर करने के लिए 8000 चापाकल मरम्मत का काम शुरू हो चुका है। किसी भी गाँव में कहीं पर भी पानी की दिक्कत नहीं हो इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अगर आपका भी दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में खाता है, अकाउंट है, तो आपके लिए बड़ी खबर है, क्योंकि 15-16 जुलाई को बैंक हड़ताल पर जाएंगे, जिसकी वजह से बैंक बंद रहेंगे। जहाँ दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक यानी कि DBGBK में कार्यरत सभी अधिकारी और कर्मचारी संगठनों के संयुक्त फोरम ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों की पूर्ति के लिए 15 से 16 जुलाई को हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। बताया जाता है कि 13 जुलाई को दूसरा शनिवार तथा 14 जुलाई को रविवार है, जहाँ साथ ही 17 को बैंक का अवकाश है। ऐसे में बैंक 5 दिनों तक लगातार बंद रहेंगे। जहाँ अपनी मांगों के समर्थन में चरणबद्ध आंदोलन के तहत 8 जुलाई को बैंक के प्रधान कार्यालय के सामने सभी यूनियन अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करेंगे। इसलिए अगर आपका भी दक्षिण बिहार बड़ा ग्रामीण बैंक में अकाउंट है, तो आप समय देख कर ही बैंक में जाएं और अपने काम को करें। नीतीश सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब बैंक की तरह ही जमीन की भी पासबुक मिलेगी। जी हां, अब बैंक पासबुक जो होता है, जैसा होता है वैसा अब जमीन का भी पासबुक होगा। भूमि विवाद की घटनाएं न्यूनतम यानी कि कम करने के लिए भू सर्वेक्षण की कवायद तेजी से चल रही है, यानी कि जमीन सर्वे का काम चल रहा है। इसी क्रम में अब IIT रुड़की में एकीकृत भू अभिलेख प्रबंधन प्रणाली विकसित की जा रही है। इससे एक तो भूमि संबंधित किसी भी दस्तावेज को आसानी से देखा जा सकेगा। सबसे बड़ी बात यह होगी कि इस व्यवस्था के बाद भविष्य में भूमि सर्वेक्षण की जरूरत नहीं होगी। बैंक पासबुक की तरह ही जमीन का भी पासबुक मिलेगा। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय ने 16 करोड़ 50 लाख रुपए व्यय की स्वीकृति दी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से नागरिकों को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन सुविधाओं को एकीकृत करने और प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के उद्देश्य से ये प्रणाली बनाई जा रही है। जहां इसके लागू होने के बाद भूमि विवाद के मामले लगभग ना के बराबर हो जाएंगे। जब डाटा को एकीकृत करने में ये प्रणाली कारगर साबित होगी। इसे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अलग अलग पोर्टल के बीच समन्वय स्थापित किया जा सकेगा। बिहार के सभी जिलों में प्रवेश करने के साथ ही मानसून एक्टिव हो गया है। जहां 2-3 दिनों में से बिहार के अलग अलग जिलों में बारिश हो रही है, कहीं हल्की या मध्यम दर्जे की, तो फिर कहीं पर झमाझम बारिश हो रही है। जहां पटना सहित बिहार में आज भी बारिश के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग ने 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल गए हैं, क्योंकि खेती बाड़ी की गतिविधि तेज हो गई है। धान की रोपनी को काफ़ी गति मिल रही है। आज बिहार के सीवान, मुजफ्फरपुर, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया में अति से अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जबकि शिवहर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, सुपौल में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। जब मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, वैशाली के कुछ इलाकों में कल से ही बारिश हो रही है, जिससे तापमान नीचे गिर गया है। इसके साथ ही दक्षिण बिहार और फिर दक्षिण मध्य भागों के कुछ स्थानों पर गरज और चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसको लेकर के मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्णिया के रुपौली में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर के तैयारियां जोर शोर से चल रही है। चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रही है। जैसे जैसे बिहार में उपचुनाव की तिथि नजदीक आ रही है, वैसे वैसे पूर्णिया के रुपौली में राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही है, गतिविधियां तेज होती जा रही है। जब महागठबंधन के साथ साथ एनडीए गठबंधन के लिए नेताओं का भी विधानसभा क्षेत्र में जमावड़ा बढ़ने लगा है। स्थानीय स्तर के से लेकर के राज्य स्तर तक के नेता यहां अपने गठबंधन के प्रत्याशी के चुनाव प्रचार के लिए या तो पहुंच रहे हैं या फिर पहुंचने वाले हैं। दोनों गठबंधन के लिए ये सीट प्रतिष्ठा की बन गई है। रुपौली सीट पर एनडीए उम्मीदवार कलांधर मंडल की जीत के लिए एनडीए ने अपनी ताकत झोंक दी है। बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी, सुनील कुमार, शीला मंडल और फिर लेसी सिंह चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। तो फिर वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और जीतन राम मांझी 7 जुलाई को आने वाले हैं। या उससे पहले नीतीश कुमार 6 जुलाई को चुनावी सभा में हुंकार भरेंगे। सरकार में पाला बदलने के बाद बीमा भारती, जो यहाँ से पहले विधायक थी, अब राजद का हिस्सा हो चुकी है और इसी वजह से यहाँ उपचुनाव कराया जा रहा है। जहाँ रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। मंत्रियों का मजमा लगने लगा है। जब 6 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आने वाले हैं।
आरजेडी अपना 28वां स्थापना दिवस कल मनाया पटना में, जहां आपको बता दें कि पार्टी की स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी की तरफ से भव्य आयोजन किया गया। आरजेडी के प्रदेश कार्यालय के कर्पूरी सभागार में बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। जब प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की अध्यक्षता में स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इस मौके पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव भी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान लालू प्रसाद यादव के नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। जब पटना स्थित राजद प्रदेश कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में जहानाबाद, पटना, वैशाली, भोजपुर और अरवल जिले के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए, जबकि अन्य जिलों के साथ ही अपने अपने जिले में भी स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाया। आरजेडी प्रदेश कार्यालय को रंग बिरंगे लाइट से सजाया गया था। वहीं पर पार्टी का कार्यालय सहित पार्टी के पटना के मुख्य चौक चौराहों पर आरजेडी का बड़ा पोस्टर बैनर लगाया गया था। एक तरफ लालू राबड़ी तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की तस्वीर लगाई गई थी, जबकि तेज प्रताप यादव की तस्वीर गायब थी। दोस्तों, जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने इन अटकलों को खारिज कर दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए उनकी पार्टी की ओर से बनाए जा रहे दबाव से केंद्र की एनडीए सरकार के साथ टकराव पैदा हो सकता है। जब पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पहली बार बिहार पहुंचे राज्यसभा सदस्य संजय कुमार झा ने विश्वास जताया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जदयू अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी, जब पार्टी दूसरे राज्यों में भी अपना जनाधार मजबूत करेगी। कभी बीजेपी के साथ रहे संजय झा ने कहा कि कई लोगों को उम्मीद है कि पिछले सप्ताह पार्टी की ओर से पारित किए गए प्रस्ताव के चलते केंद्र के साथ टकराव होने जा रहा है, लेकिन ऐसे लोगों को निराश होगी। यह जदयू प्रमुख नीतीश कुमार ने जब से संजय झा को पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पर नियुक्त किया है, तभी से ही यह माना जा रहा है कि वे अपने वरिष्ठ सहयोगी दल के साथ अच्छा संबंध चाहते हैं। संजय झा ने कहा कि प्रस्ताव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम मदद चाहते हैं, चाहे वो विशेष राज्य के रूप में हो या फिर विशेष पैकेज के रूप में। प्रधानमंत्री हमारी चिंताओं के प्रति संवेदनशील है। अगले 5 साल में बिहार विकसित राज्यों में शामिल होगा और इसके लिए उसे पर्याप्त केंद्रीय सहायता मिलेगी। दोस्तों, आपके घर में मसाले का इस्तेमाल तो जरूर होता होगा। ये किसी घर से छुड़ा हुआ नहीं है। सभी घर में मसाले का उपयोग होता है सब्जियों में। ऐसे में देखा जाता है कि बहुत से ऐसे मसाले हैं जिसमें कैंसर के तत्व मिले हैं, यानी कि ऐसे मसाले जिससे कैंसर पैदा हो सकते हैं। आपको बता दूं कि अप्रैल महीने में सिंगापुर और हांगकांग ने कई ऐसे मसालों पर प्रतिबंध लगा दिया था जिससे कैंसर पैदा हो सकते थे, और वे उच्च ब्रांड के मसाले थे, जैसे कि एवरेस्ट का हो गया या फिर MDH का हो गया। ये सबसे हाई क्वालिटी का यानी कि ब्रांड मसाला यहाँ से उत्पाद होता है, लेकिन इस ब्रांड को वहाँ पर बैन कर दिया गया था क्योंकि इसके मसाले में कैंसर के तत्व मिले थे। अब इसके बाद से ही भारतीय खाद्य सुरक्षा और फिर मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI ने सुरक्षा जांच के लिए अलग अलग शहरों में मसालों के नमूने एकत्रित करना शुरू किया। हाल ही में आई रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले महीने 111 मसाले उत्पादकों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं और उन्हें तुरंत उत्पाद बंद करने का निर्देश दिया गया। खबरों के मुताबिक FSSAI देश भर में मसालों के 4000 से ज्यादा सैंपल का परीक्षण कर रहे हैं और संभावना है कि कुछ और कंपनियों के उत्पादकों से मिलावट सामने आ सकती है। इन सैंपल में एवरेस्ट, MDH और कैच बादशाह जैसे प्रसिद्ध ब्रांडों के उत्पाद शामिल है। वहीं पर मई के महीने में FSSAI ने MDH और एवरेस्ट के सैंपल की जांच की और उसमें एथिलीन ऑक्साइड यानी कि ETO नहीं पाया गया। जहां जांच में एवरेस्ट और MDH मसालों के 34 सैंपल शामिल थे, जिनमें से 9 महाराष्ट्र और गुजरात में एवरेस्ट की सुविधाओं से और 25 दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में MDH की सुविधाओं से लिए गए थे। दोस्तों, बारिश का मौसम शुरू हो गया है। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, अभी शुरुआती दिन है। ऐसे में लोगों को डर सता रहा है सांप का, क्योंकि बारिश के मौसम में सांप अक्सर बिल से निकल कर के घर में चले जाते हैं और जाकर के तबाही मचाते हैं, जैसे किसी को डस लेते हैं। ऐसे बरसात के मौसम में सांप के डसने का किस्सा बहुत देखा गया है, बहुत सुना गया है, खास करके बिहार में, जहाँ अक्सर कई लोगों की जान भी चली जाती है इससे। सिर्फ सांप ही नहीं बल्कि जल जनित बीमारियाँ, इन्फेक्शन आदि से लोग तो ग्रस्त होते ही हैं, साथ ही साथ कीड़े मकोड़े, जीव जंतुओं के काटने और फिर घर में घुसने का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। जहाँ गांव, पहाड़ी, जंगल, पार्क, नदी, नालों आदि के पास जिनका घर होता है उन्हें अधिक समस्या होती है। यहाँ खास करके जिनका घर ग्राउंड फ्लोर और फिर पहली मंजिल पर हो, उन्हें हर तरह के जीव जंतुओं से बच करके रहना चाहिए। या छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को तो कई तरह के कीटनाशक या फिर घरेलू नुस्खों से आप आसानी से मार या फिर भगा सकते हैं, लेकिन घर में सांप घुस जाए तो फिर आप क्या करेंगे? ये बड़ा सवाल है आपके लिए। जी हाँ, बारिश में पानी वाले सांप या फिर कई अन्य किस्म के सांपों के आने की खबरें
खूब मामले सामने आती है। ऐसे में पहले से तैयारी या फिर सावधानी ना बरती जाए तो फिर ये आपके और फिर आपके परिवार के सदस्यों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो बारिश के सीज़न में कैसे अपने घर से सांप को दूर रखा जा सकता है, दूर रख सकते हैं, इसका जवाब आपके पास नहीं है। तो फिर हम आपको अभी बेहद सिंपल तरीके से आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप इसको दूर कर सकते हैं, या आपको अधिक मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस घर के बालकनी में, छत और फिर दरवाजे पर सर्पगंधा का पौधा लगा देना है, बस हो गया। सर्पगंधा एक ऐसा औषधीय पौधा है जिसमें मौजूद प्राकृतिक गुण सांपों को आपके घर से दूर रखते हैं। जब बारिश के मौसम में इसे ज़रूर अपने घर के आसपास, आंगन, छत, बालकनी, मुख्य द्वार पर लगाएं। खास करके उन लोगों को ये पौधा लगाना चाहिए जिनके इलाके में सांपों का बसेरा हो। इसका साइंटिफिक नाम सवोल्फिया सर्पेतना है। यह कहा जाता है कि इस पौधे की गंध काफ़ी ख़राब होती है, जिसे सांप भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और इस पौधे के पास भी नहीं भटकना चाहते हैं। सर्पगंधा का इस्तेमाल जीव जंतुओं के काटने के बाद इलाज के तौर पर भी किया जाता है। इसकी पत्तियां और फिर छाल को बिच्छू, मकड़ी के जहर को बेअसर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यदि आप सर्पगंधा का पौधा खरीदना चाहते हैं लेकिन आपको पता नहीं कि ये कैसे दिखता है, तो फिर आपको बता दें कि इसका जड़ पीले और भूरे रंग का होता है और पत्ते चमकीले रंग के होते हैं। सर्पगंधा के साथ ही आप लहसुन, मगवाट, स्नेक प्लांट या फिर मदर इन टांग, तुलसी, प्याज, सोसाइटी, लेमन ग्रास का पौधा भी आप लगा सकते हैं। ये सभी प्लांट्स सांपों के साथ ही बारिश में पनपने वाले अन्य कीड़े मकोड़े, मच्छरों आदि को घर से दूर रखते हैं। किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि किसान सम्मान निधि योजना की आय 6,000 से बढ़कर के सालाना 10 से 12,000 रुपये तक होने की अनुमान है। और ये मांग कर दी है, ये मांग की है आरएसएस के संगठन से जुड़े हुए भारतीय किसान संघ ने। जब भारतीय किसान संघ ने मोदी सरकार को कहा कि इस बार जो आप बजट पेश करने जा रहे हैं, इसमें पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाले सालाना 6,000 रुपये के बजाय 10 से 12,000 रुपये किया जाए। तो ऐसे में अगर आप किसान हैं और पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपके लिए ये अच्छी खबर आई है। जी हाँ, किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बद्री नारायण चौधरी के अनुसार उन्होंने सरकार के सामने 12 बड़ी मांगे रखी है, जिसमें सम्मान निधि की राशि बढ़ाने की मांग भी मौजूद है। केंद्र सरकार ने 2018 में ये योजना लागू की थी, मगर तब से लेकर के अब तक खेती की लागत और फिर महंगाई की दरों में बढ़ोतरी हुई है, इसलिए मौजूदा समय के हिसाब से ये राशि 12,000 रुपये तक हो जानी चाहिए। किसान संघ ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की समीक्षा करने की भी मांग की है। उन्होंने नदियों को जोड़ने के लिए अधिक धन आवंटित करने की बात रखी है। इसके अलावा किसान संघ का कहना है कि राज्य और फिर केंद्र सरकार किसानों के नाम पर कई कंपनियों को भारी सब्सिडी देती है, मगर इसका लाभ किसानों को नहीं मिल पाता है। इसलिए संघ ने सब्सिडी सीधे डीबीटी की मदद से किसानों के खाते में देने की राय दी है। किसान संघ ने किसान उपकरणों को जीएसटी के दायरे में बाहर रखने की भी मांग की है। संघ का कहना है कि सरकार ने किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले ट्यूबवेल प्रदान किए हैं। ऐसे में अगर सरकार चारा काटने की मशीन, चक्की और फिर घर के लिए सौर ऊर्जा प्रदान करेगी तो फिर किसान को आर्थिक मदद मिलेगी।